कुछ कर दूं कि भाई कहीं भी नहीं घूमना अलाउड है आपका, आपको यहीं घूमना पड़ेगा, यहीं घूमते रहो, यहीं घूमते रहो। फिर यहां से निकलोगे तो सीधा यहाँ घूमो आप, तो एनर्जी लेवल आपका कुछ होगा, फिर सीधा एनर्जी लेवल कुछ और हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ होता रहेगा। अरे समझ में जी, बोहर्स मॉडल में सबसे ज्यादा, मतलब सॉरी रदरफोर्ड मॉडल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? ऑर्बिट्स फिक्स नहीं थी। उसने बोल दिया जितनी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की उस हिसाब से उसकी ऑर्बिट, कोई जबरदस्ती नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को यहीं रिवॉल्व करना पड़ेगा या वहां रिवॉल्व करना पड़ेगा। और बोर ने क्या दिमाग लगाया कि अगर मैं ऑर्बिट्स कहीं से लॉक करा दूं कि इलेक्ट्रॉन ने इसी ऑर्बिट में घूमना है, ऐसा नहीं कि यहां भी घूम सके यहां भी घूम सके, वो उसको अलाउड ही नहीं, यहाँ घूम ही नहीं सकता, वो इतने पे घूमेगा या तो फिर सीधा यहाँ घूमेगा या फिर सीधा यहाँ घूमेगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कौन सी? कि कोई भी एनर्जी कैरी कर ले, कहीं भी घूम ले, कितनी भी रेडिएशन दे दे, कुछ भी दे दे, ये सब चीजें सॉल्व हो सकती है। राइट? यस। हरी बात समझ में? सो बोर ने क्या क्या दिमाग लगाया वो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे पहला तो ऑब्वियसली रदरफोर्ड से कैरी किया है। सो पहला जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इसने करेक्शन किया था। तो होल मास, एंटायर मास and positive charge is located at center and in very small space, right, known as nucleus. ये वही पॉइंट है पुराना वाला, known as nucleus। ये तो कोई नई कहानी नहीं हुई, ये तो वही बात हो गई। नहीं, see, entire mass and positive charge is located at center and in very small space known as nucleus. Clear? Yes, sir. Now, next he said, Planck's quantum theory. Actually, he made use of quantum theory, right? तो ये क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम थ्योरी के में क्या लिखा हुआ है? एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, राइट? तो उसने क्या बोला बोर ने कि इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। अब हम लोग जा रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के ऊपर, तो उसके पहले दो पॉइंट्स जो बोलता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं, राइट? तो व्हाट बोर सेड कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी एनर्जी कैरी नहीं कर सकते, राइट? दे कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनिट और डिस्क्रीट एनर्जी, राइट? He made use of quantization of energy. Bohr made use of quantization of energy, and stated, क्या बोला उसने? Electrons cannot have any amount of energy, instead they can have some definite amounts of energies only, नहीं, some definite amount of energies only। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन की कुछ भी एनर्जी नहीं हो सकती, उसकी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जीज होंगी। मतलब शायद ऐसा 10 यूनिट्स, ऐसा 10 यूनिट्स के बाद 40 यूनिट्स, जस्ट एन एग्जांपल ना। फिर उसके बाद 100 जैसे ही हो गया सर। हाँ, तो वही तो रिलेट किया ना उसमें, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, उसी का तो कॉन्सेप्ट यूज किया ना। सी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का ही यूज किया उसने, एंड उसने बोला जैसे एनर्जी फोटोन की क्वांटाइज्ड है, वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन ऐसे अपनी मर्जी से कोई भी एनर्जी वैल्यू नहीं ले सकता,
it can have only some definite values of energy. नहीं समझा? समझा सर, समझा. So electrons cannot have any value of energy, but can have only certain definite or discrete energy, right? So energy of electron is also quantized. Hence, as per him, energy of electron is also quantized. तो जैसे फोटोन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेडिएशन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, वैसे ही सेट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, क्योंकि बाद में यही तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी कम ज्यादा करेगा तो उसके बदले फोटोन निकलवाने हैं इसको, नहीं? कोशिश करो रिलेट करके. उसने बोला ना, मतलब रदरफोर्ड के हिसाब से कोई भी एनर्जी ले लो, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रिलीज करेगा तो कोई भी एनर्जी आनी चाहिए, कोई भी वेवलेंथ आनी चाहिए, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था. बट अब इसने बोल दिया ना, नहीं नहीं, कोई भी एनर्जी नहीं चलेगी, आपको डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रहेगी. तो जब आप इलेक्ट्रॉन डेफिनेट वैल्यूज ही है, जैसे 10 है, 40 है, 100 है, तीन ही वैल्यू है. लेट अस अज्यूम कि इलेक्ट्रॉन के पास तीन एनर्जी वैल्यू है, 10 है, 40 है, 100 है. तो जब इलेक्ट्रॉन 100 से 40 में आएगा तो 60 रिलीज कर देगा, 100 से 10 में आएगा तो 90 रिलीज कर देगा, 40 से 10 में आएगा तो 30 रिलीज कर देगा, और जो रिलीज करेगा वो फोटोन के फॉर्म में करेगा. तो इसके लिए उससे डेफिनेट वेवलेंथ ही आ रही थी, हर वेवलेंथ, हर पॉसिबल वेवलेंथ नहीं आ रही थी. स्पेक्ट्रम वाज नॉट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इंस्टेड इट वाज अ लाइन स्पेक्ट्रम. आई होप यू आर एबल टू रिलेट. हाँ सर, समझा. पक्का? वैभव रिलेट हो रहा है? आवाज नहीं आई. काव्या? Yes, sir. You getting it? You able Yes. to relate ना? Rutherford's model में what was drawback and how he attempted to clear it, right? Yes. So first using Planck's quantum theory, इसमें quantum theory का ही सबसे ज्यादा use किया उसने. Using Planck's quantum theory, he stated that energy of electron is also quantized. कोई भी energy carry नहीं करेगा भाई, यही energies ले सकता है, नहीं? इसके बाद एक और पॉइंट है जो आपके समझ के अभी एकदम बाहर होगा, बस सुन के रख लो, राइट? देयर इज अ क्वांटिटी वी कॉल इट एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम, राइट? वो क्या होता है, विल स्टडी इन 8th चैप्टर ऑफ फिजिक्स. इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, MVR, सॉरी 7th चैप्टर, तो उसको MVR, L से डिनोट करते हैं, mass of the object velocity into radius in which it revolves, MVR, right? ये होता है एंगुलर मोमेंटम. कहाँ से आया है? फिजिक्स का टॉपिक में से आया है. जैसे लीनियर मोमेंटम होता है, 10th में पढ़ा था, वैसे ही एक टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम, which is measured as MVR. लीनियर मोमेंटम was MV तो आपने पढ़ा है 9th में, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी. Similarly, there is a word angular momentum, which is MVR. ठीक है, आ रहा समझ में? यस सर. हाँ, आप देखो, if as per Rutherford, if electron can revolve with any velocity, मतलब velocity और radius उसने फिक्स किया नहीं ना, तो we can have any value of L. See, as per Rutherford, he did not describe the radius of the orbit or velocity of the orbit. तो बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं, इनफैक्ट कुछ भी वैल्यू हो सकती है, राइट? भाई वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो उसको रिवॉल्व करने के लिए रेडियस अपना ज्यादा रखना पड़ेगा, राइट? और वेलोसिटी कम है तो उसको अंदर रिवॉल्व करना पड़ेगा, रेडियस उसको कम करना पड़ेगा. क्यों? एक फॉर्मूला होता है mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है. सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मतलब कहने मतलब ये v और r एडजस्ट करना है आपको. अगर आपके पास लिमिटेड फोर्स है, अगर ये फोर्स आपके पास कांस्टेंट है, लेट अस अज्यूम, वैसे ये भी बदलता है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ. तो अगर ये कांस्टेंट है तो अगर v ज्यादा है तो आपको r ज्यादा रखना पड़ेगा, अगर v कम है तो r कम करना पड़ेगा. तो ये प्रोडक्ट तो वैसे आपका चेंज होता हुआ दिख रहा है. मतलब बेसिकली MVR की बहुत सारी पॉसिबल
वैल्यूज है, लेकिन इसने बोला, किसने, बोर ने बोला, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। As per Bohr's model, angular momentum of electron is also quantized. इसका प्रूफ भी है हमारे लास्ट क्लास के डिस्कशन में, इसी टॉपिक के लास्ट डिस्कशन में इसका प्रूफ भी दिखाएंगे कैसे उसने डिड्यूस किया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी क्वांटाइज्ड। ठीक है, वो भी क्वांटाइज होना चाहिए, राइट। तो angular momentum of electron is also quantized, ठीक। एंड एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो NH/2π होनी चाहिए, राइट। n साइड कर दो तो ये एक नंबर हो गया, और n का मतलब है इंटीजर, तो सिर्फ इसका मल्टीपल ही होना चाहिए। h तो कांस्टेंट है, hs प्लैंक्स कांस्टेंट, hs प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। सो h/2π इज अ नंबर, ये तो एक नंबर हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ इसके मल्टीपल्स में ही आ सकता है, या तो h/2π होगा, या 2h/2π होगा, या 3h/2π होगा, इन जनरल NH/2π होगा। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन cannot take any value, instead it can take only certain values. And what are those certain values? Those certain values are integral multiples of h/2π. Is it clear? मोमेंटम क्वांटाइज्ड कैसे होगा? क्वांटाइज मतलब कोई भी वैल्यू ना हो सके, सिर्फ लिमिटेड वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। नहीं समझा? तो डाउट क्या है, ये हुआ कैसे, या ये पूछ रहे क्वांटाइज क्या होता है? सर मोमेंटम क्वांटाइज कैसे हुआ वो पूछ रहा हूँ। अब उसका एक्सप्लेनेशन है ना बेटा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, लास्ट में है, एक्सप्लेन करूँ। वो थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, इसके लिए अभी रखता हूँ साइड में उसको। पहले बोर्स मॉडल ऑफ एटम बता दूं, फिर ये कंक्लूजन उसने कैसे निकाला वो बताऊंगा, ठीक है? यस सर। ओके, तो ये दो चीजें उसने एज्यूम करी, क्या? एनर्जी इज ऑल्सो क्वांटाइज, कोई भी वैल्यू एनर्जी की नहीं होगी, एंड उसने बोला एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, right? Now, on the basis of this, he had defined certain orbits. इनके basis पे उसने कुछ orbits define करी हैं। उसने क्या बोला कि रदरफोर्ड मॉडल में जैसे पॉसिबिलिटी दिखाई थी कि कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, let electron revolve or rotate or move in any orbit, right? So as per Rutherford model, there are infinite many possible orbits. बट बोर ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको, बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऐसे ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। फिर कहां घूमेगा? वो सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट्स में घूमेगा, जिन ऑर्बिट्स में उसकी कुछ एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी और उसका एक डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम होगा, एंड जब तक वो इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा उसको एनर्जी रेडिएट करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा, उसको एनर्जी रेडिएट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। इट डजंट मींस इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग इन इट, इलेक्ट्रॉन वहां पे घूम ही रहा है, बट उसको एनर्जी रेडिएट करने की जरूरत नहीं है। आरएसएन में यस। सो वापस बोलता हूं, रदरफोर्ड सजेस्टेड आन दो कुछ भी एनर्जी, कोई टेंशन नहीं है, राइट? सर कोई भी रेडियस आन दो चलेगा, बट बोर सेड नो, among all the possible infinite energy orbits, he restricted, he said that electrons cannot move in any possible orbit. Instead, electron can revolve only in those some orbits. He named it as stationary orbits, right? Where electron will have certain energy. उसीलिए उसको energy level भी बोलते हैं, इनको energy levels भी बोलते हैं, right? And
जब तक इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है, इट डज नॉट हैज टू रेडिएट एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज एनर्जी किसी भी वैल्यू की रेडिएट होती ही नहीं है भाई। जब तक यहाँ पे है तो थोड़ी सी मतलब गेन करके थोड़ा बाहर नहीं जा सकता, और थोड़ी सी ज्यादा गेन करके बाहर नहीं जाता, कंटिन्यूसली नहीं होता, राइट। वो तो मिनिमम एक वैल्यू आनी चाहिए, तो फिर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जा सकता। रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। बार बार मैं बोल रहा हूँ, रदरफोर्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका ऑर्बिट था, उसने ऑर्बिट स्पेसिफाई नहीं किया था। बोर्स मॉडल में उसी को स्पेसिफाई किया, किस बेसिस पे? ये बोल के कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है और एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। तो भाई अगर कहीं भी घूमेगा तो कुछ भी एनर्जी आएगी, कुछ भी एंगुलर मोमेंटम आएगा, बट if it has to revolve in certain definite energy levels, तो मतलब कहीं एक तो फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करना, तो उसकी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो सकती है। अरे समझ में? तो ही से कि किसी भी ऑर्बिट में मत घुमाओ, it can revolve only in certain orbits where it can have certain energy, right? तो इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं और स्टेशनरी स्टेट्स या स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव टू radiate energy as long as it revolves in that orbit. Yeah. He numbered these orbits as 1, 2, 3, or he named them as K, L, M, N, and so on. So he said कि infinite orbits नहीं है भाई. There are certain energy levels. He named those energy levels as K, L, M, N, O, P, and so on, or numbered as 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. ठीक है, आ रही बात समझ में? यस सर। अब देखो, मैं आपने ये बोल दिया कि यही ऑर्बिट में घूमना है, तो फिर मुझे उस ऑर्बिट की एनर्जी निकाल के बताओ। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी क्या हो? आपने मुझे बोल दिया ना कि इसी ऑर्बिट में घूमना है, ठीक है, तो आप उस ऑर्बिट का एनर्जी बताओ ना। तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ हाइड्रोजन, तो he made use of two formulas of physics. First is सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²r, right? And this is to be balanced by 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r²। अब बोलोगे ये सब कहां से आया? ये आपको 11th में है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने के लिए, for any object to revolve in circular path, move in circular path, this is a must force. We call it centripetal force. So for electron to revolve in orbits, it has to, some force should act on it, which is given by formula mv²/r. ये फोर्स आएगा कहां से? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between positive charge in nucleus and negative charge on electron, एक दूसरे को पुल करेंगे तो ये यहां से मिलेगा, R gets cancelled, तो mv² is equal to e²/4 pi epsilon 0r, ये मिला, ठीक है। फिर क्या बोला उसने? एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr, वो ऐसे कुछ भी वैल्यू नहीं चलेगी आपको, वो nh/2 pi होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम भी रेस्ट्रिक्टेड है, एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट बी एनीथिंग, राइट? हेलो, यस सर। एंगुलर मोमेंटम आपका कुछ भी नहीं हो सकता, एक लिमिटेड वैल्यू होनी चाहिए, राइट? ओके, तो nh/2 pi होनी चाहिए। इन दोनों को यूज करके उसने रेडियस ऑफ ऑर्बिट और वेलोसिटी भी निकाला, एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी, ये तीन चीजें हमने कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक एक कर, पहले मैं रेडियस निकाल देता हूँ, राइट? सो रेडियस निकालने के लिए v का वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v कितना हो गया? nh/2 pi mr, तो n² h² 4 pi² m² r²। See, m is already there, v का वैल्यू कितना हो गया? nh/2 pi mr, तो n² h² 4 pi² m² r² is equal to e²/4 pi epsilon 0 r। ये सब कांस्टेंट से मार के, डरना मत, थोड़ा देख के डर लगता है शुरू शुरू में,
बट ठीक है, एक m कैंसिल होगा। तो क्या निकला अपना r का फॉर्मूला? r का फॉर्मूला आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर। इज इट क्लियर? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझा। सी दिस इज सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर आपको समझना हो डिटेल में तो 11th का ही टॉपिक में भी ये मिलेगा। एंड दिस इज कूलम्स फॉर्मूला, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्स लॉ जैसे ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था ना, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वैसे चार्जेस के बीच में फोर्स मेजर करने का फॉर्मूला है कूलम्स लॉ। G की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, ये कांस्टेंट है, डरने की जरूरत नहीं है। m1 m2 की जगह दो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों पे चार्ज E तो E स्क्वायर हो गया अपॉन r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जो 9th में ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसके जैसे एक फॉर्मूला है कूलम्स लॉ व्हिच इज देयर इन 12th, राइट? तो इसके लिए बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, बट डरने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें मान के आगे बढ़ जाओ। सो ये हो गई बात। और ये क्या लिख दिया आपने? ये तो आपने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कर दिया। ये दोनों तो इसने एज्यूम ही किया था, किसने? बोर्स ने। इसका यूज तो रदरफोर्ड ने भी किया था, सेंट्रीपेटल फोर्स इज गिवन बाय कूलम। रदरफोर्ड को ये नहीं समझा था, क्वांटाइजेशन में नहीं समझा था, एक्चुअली एनर्जी लेवल की बात ही नहीं सोच पाया, राइट? क्लियर है? अब इसमें कुछ कैलकुलेशंस करूं अगर मैं, n स्क्वायर छोड़ दूं, क्यों? n की वैल्यूज है, अलग अलग ऑर्बिट्स की रेडियस, जब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे n की वैल्यू 1, फॉर सेकंड ऑर्बिट n is equal to 2, फॉर थर्ड ऑर्बिट n is equal to 3, so keep n square as it is, rest we can substitute 6.63 into 10 raised to minus 34 का होल स्क्वायर एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 इज अ कांस्टेंट, उसकी एक वैल्यू है, उसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 raised to minus 12। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.85 into 10 raised to